तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले, ये बेसिकली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है इसकी रिवीजन में जाएंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है और इसके अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ मैटर कर रही होती है, कौन कौन से ऐसे डिजीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्गर करते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे सेल हैं जिसके डैमेज होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत हद तक क्या हो जाती है, मुतासर हो जाती है। कौन से ऐसे सेल्स हैं या कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर जाती है, बिल्कुल ही सप्रेस कर जाती हैं। एड्स क्या होते हैं, कैंसर्स क्या होते हैं। कैंसर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो कि वाकई डिटेल में देखना, लिम्फोमास वगैरह, जिसको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, ठीक है, और पैथोलॉजी के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल हो सकता है, आप किस तरह से टेस्ट करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग आते हैं, वही बात है, अगेन मैं आपको बात बताना चाहूँगी। इसके अंदर हम क्या देखना चाहते हैं, प्रीवियस इसके अंदर हम लोग, सॉरी ये स्लाइड्स आगे पीछे हो रही हैं। सबसे पहले हमने देखा है इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं, इम्यून सागा क्या होता है, अंडरस्टैंड करना द रोल ऑफ मेजर साइटोकाइंस क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले इम्यूनिटी, आपको पता है बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, इम्यूनिटी है इनेट होती है, एडेप्टिव होती है। जो बाय बर्थ आपके पास प्रेजेंट हो आप उसको क्या कहते हो, नेचुरल कहते हो। और एडेप्टिव क्या होती है, जो कि आप पैथोजन या किसी ऐसे चीज़ से इंटरेक्ट होने के बाद आप डेवलप करते हैं। जिस तरह से अब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, आप बार बार सुन रहे होंगे हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी इस टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। उसके अंदर क्या होगा, एक बार बंदे को कोविड-19 हो गया है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो गई, एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में क्रिएट हो गए। अल्लाह ना करे अगली बार अगर उस बंदे को दोबारा से वो एंटीजन लेके कोविड-19 उसकी बॉडी में आता है तो वो एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अब ऐसे सेल्स हैं जो कि उसको डिटेक्ट करती हैं और वो बन चुके हैं। MHC क्या होता है? अच्छा, आप डिफरेंट डिजीज़ से रिलेटेड या डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड आप क्या देख रहे होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कि वो चीज़ होती क्या है, किधर मौजूद होती है, लोकेशन कौन सी होती है। जिस तरह से मैं इसकी बात कर रही थी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, एंटीजन नॉट रिकग्नाइज बाय द MHC। थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन और कर देती हूँ। एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप बाय एक्सपोजर टू द पैथोजेंस, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आप एक्सपोज हो रहे हो। और इन अ ब्रॉडर सेंस एंटीजन नॉट रिकग्नाइज बाय द MCH। हमारी बॉडी के अंदर MHC होता है, मेजर हिस्टोकैमिस्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी वजह से जो है ना एंटीजन रिकग्नाइज नहीं हो रहा होता है। फिर जब एंटीजन को रिकग्नाइज वो कर लेता है तो फिर आपकी क्या होती है, प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस मैसेज जो है वो रह जाता है कि जब भी ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो हमने क्या करना है, इसको फ़ौरन से डिटेक्ट करना है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। ये क्या होता है, MHC क्या होता है, जेनेटिक लोकस और क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है, जो कि कोड करता है सेल्फ सरफेस के ऊपर। इसको आप ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन में होता है, NASH2 इन माइस में होता है। तो वी हैव टू रिमेंबर HLA ह्यूमन के अंदर जो होता है। इट्स मेजर जॉब आपने क्या रखना है, होता किधर है, इसको कहाँ जाता है और इसका क्या काम है। इट्स मेजर जॉब इज़ टू मेक श्योर all cells antigen are recognized and tolerated, because the general rule of the immune system is that all non नॉट बी टॉलरेटेड। सिंपल सी बात है, इसका जो मेजर रूल है वो ये है कि एंटीजन जिसको आप रिकग्नाइज कर लें, जिसको बॉडी आपके लिए, बॉडी के लिए ठीक है, टॉलरेट कर सकती है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको रिकग्नाइज करता है। और अगर फॉरेनर आ जाए तो उसको रिकग्नाइज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, पाकिस्तान के अंदर या सॉरी मुल्तान के अंदर, कैंट के एरिया में या किसी भी एरिया में बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है,
अब बहुत सारे लोग आगे हम रिकग्नाइज कर लेंगे, यार ये देखो केपी का बंदा जा रहा है, ये जो है ना ये हमारे पंजाब का बंदा है, या ये हमारे सिंध का बंदा है, ठीक है। अगर फॉरेनर आ जाए तो हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे कि ये फॉरेनर जो है कौन से इलाके का, कौन सी जगह से आया है, किस पर्पज़ से आया है, क्या करना चाहता है, कितने दिन रहेगा, इसकी फैमिली कैसे है, स्पीशीज़ कैसे। तो सेम इसी तरह से ये जो है उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता, जो कि नॉन टॉलरेटेड होती है। फिर अगर रिकग्नाइज़ कर ले तो फिर वो क्या होता है, एंटीजन क्रिएट हो जाती है अगेंस्ट दी, सॉरी एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती है अगेंस्ट द एंटीजन। इनेट इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है आपकी, कॉम्प्लीमेंट कोगुलेशन फैक्टर्स जो कि आपको खून जमने में हेल्प कर रही होती है, कोगुलेशन फैक्टर्स क्रिएट कर रही होती है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्यूलर और ह्यूमरल। इसके अंदर क्या होता है, जब इम्यूनिटी क्रिएट होती है सेलुलर के अंदर क्या होता है, डायरेक्टेड सेलुलर रिएक्शन टू एंटीजन। आपके सेल लेवल के अंदर क्या होता है, अब जैसे ही एंटीजन आ गया तो फ़ौरन से सेल ने डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ह्यूमरल क्या होती है, स्मार्टर, जिसकी एग्जांपल है एंटीबॉडीज़। आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, ठीक है ना, वो आपकी क्या कहलाएगी, ह्यूमरल एडेप्टिव इम्यूनिटी। और अगर आपके बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स बन गए हैं जो कि डिटेक्ट कर लें डायरेक्टली सेलुलर लेवल के ऊपर एंटीजन को, दिस इज़ कॉल्ड सेलुलर एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये आपके सामने एग्जांपल भी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेलुलर की, ठीक है। माइक्रोब्स आए, वायरसेस वगैरह है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन क्या है, उस सेल के अंदर प्रेजेंट हुई है, मतलब आई, जैसे ही आई टी सेल्स ने अपना काम दिखाना शुरू किया और फिर लाइसिस होना शुरू हो गई है इन्फेक्टेड सेल की। ये देखिए तबाही हो गई है। जैसे ही आई साइटोकाइंस भी रिलीज़ हो गए उसके रिसेप्टर पे आके, साइटोकाइंस आके बाइंड हुए और फाइनली उसको ब्रेक डाउन कर दिया। और ये ह्यूमरल की एग्जाम्पल है। टी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिसको आप बी सेल्स कहते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। इनकी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, नेम से ही आपको नाम होने चाहिए। और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये आप देख लें, ये सेल्स के लिए बताया गया है किस तरीके से जो है। Any round cell with rather dense staining nucleus and minimal cytoplasm is connective tissue a bit bigger than RBC is a lymphocytes। लिम्फ्स के जो सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिम्फोसाइट कहलाते हैं। ब्लड के सेल क्या होते हैं, ब्लड सेल कहलाते हैं। मैक्रोफेज, ये आप देख लें ये किस तरीके से जो है हिस्टोसाइट्स, ये किस तरीके से मैक्रोफेज जो है ना वो फैगोसाइटोसिस करेगा। Macrophages are the monocytes that have out of circular and have gone into the tissue, ठीक है। ये जो मैक्रोफेज है ये टिश्यू के अंदर जाता है, सर्कुलर टाइप का होता है और जाके फैगोसाइट मतलब खाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये बताया गया है कि मैक्रोफेज क्या होता है, पिगमेंटेड होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है और वाइट साइटोप्लाज्म होता है, पेरिफेरली होता है। डेंड्राइटिक सेल होते हैं, ये देख रहे हैं एक्सोन और डेंड्राइट्स के बारे में आपने पता होगा, ठीक है। तो ये डेंड्राइटिक सेल्स है, इट लुक्स लाइक अ डेंड्राइट। नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल ये होते हैं कि डायरेक्टली ये जो है ना वो सेल में जाते हैं और जाके जो भी आपके जो पैथोजेंस होते हैं उसको जाके ये क्या कर देते हैं, फॉलन से खा जाते हैं। इसके बाद आपकी टी सेल जनरल स्कीम्स ऑफ सेलुलर इवेंट, इधर ये बताया गया टी सेल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एवरीथिंग। CD4 रेगुलेट करते हैं, हेल्पर सेल होते हैं, फैक्टर सेल होते हैं, बी सेल प्लाज्मा सेल होते हैं। जैसे ही बॉडी आई तो एक्टिवेशन हो जाती है मैक्रोफेज की, ठीक है, एक्टिवेशन हो जाती है मैक्रोफेज की। तो इसी की वजह से टूटने का, खाने का अमल चल रहा होता है। बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं आपके ख़तरनाक, जब वो मैक्रोफेजेस उसको खा रहे होते हैं तो बॉडी में क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर वो स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को और फिर एंड में क्या होता है, किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल। और फाइनली वो सेल्स जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहा है उसको क्या कर देते हैं, ये मार देते हैं।
साइटोकाइन्स के टाइप्स वगैरह हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पैथोलॉजी एंड एनाटमी। आपको सारी चीज़ें पता है, हम लोगों ने जो फोकस करना है वो पैथो पे फोकस करना है। हम लोग अभी ये सारी बातें कर रहे थे। अब हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर क्या होते हैं, हम उसको किस व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये किस तरीके से जो है ना हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी, रिएक्शंस होते हैं रिएक्शन 1 और 4, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। आप लोगों के जो कंटेंट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिर्फ आपको एनाटमी पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं, थोड़ा सा आपको फंक्शन पता होना चाहिए। उसके पास सिर्फ ये है कि आपके रिम्स रिलेटेड जो है ना कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। हाइपर सेंसिटिविटी होता है, इसमें रिएक्शन 1 और 4 इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने याद रखना। ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, ऑटो इम्यून में आपके कैंसर्स आ जाते हैं, आपके एसएलई आ जाते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स आ जाता है, इडियोपैथिक सिंड्रोम्स आ जाते हैं जो कि जेनेटिकली होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नंबर 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, नंबर 2 एक्टिविटी रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। आपके मतलब की जो चीज़ है जो आपने याद रखनी है, यस आपने जो याद रखना है हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर वो टाइप 1 आपने याद रखनी है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इमीडिएट एलर्जीज़ हो जाती है और उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि फ्लूइड भरना शुरू हो गया। ये इतना ख़तरनाक होता है कि उसकी वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है। अक्सर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है जिसको आप कहते हो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1, और इसका सारा ताल्लुक आपके इम्यून सिस्टम से होता है। उसमें क्या होता है, इमीडिएट मिनट और सेकंड भी नहीं लगते, मतलब इतनी जल्दी फास्टेस्ट क्या होता है, एलर्जी रिएक्शंस डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से आप शॉक में जा सकते हो, एडिमा हो सकता है, दूसरा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। एलर्जन, इसका रीज़न क्या होता है, या तो किसी पर्सन ने एलर्जन एक्सपोजर, हमें आज के दौर में हर बंदे को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनका कोई ना कोई फैक्टर होता है, जैसे ही वो फैक्टर उनसे इंटरेक्ट करता है अल्टीमेटली क्या होता है, सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसके फेजेस होते हैं, इमीडिएट होता है, लेट होता है। इमीडिएट के अंदर वही क्या हो रहा होता है, वही इन्फ्लेमेशन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आ रहे होते हैं, वैसोडाइलेशन आ रही होती है, वेस्कुलर लीकेज आ रहा होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। और ये इतना ख़तरनाक होता है कि आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, उसको क्या करवा देते हैं, शॉर्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको डिस्निया क्रिएट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्रिएट हो रहा होता है। आगे जाके अगर आप फिर भी इसको ट्रीट नहीं करते, कुछ टाइम से ले लेते हैं, डेज लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये लेट स्टेज में चला जाता है और डिस्ट्रक्शन के प्रोसीजर में चला जाता है, सिर्फ घंटों को देखते हुए विद इन अ डे। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। आपके कंटेंट में ये नहीं है, नहीं आपको इतना डिस्कस करना है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ गया, ये टाइप 2 डिजीज़ जो है ना वो सारी की सारी रिलेटेड है उससे, इससे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये इन कंडीशंस में जो है वो पैदा होती है, ठीक है। ये कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई, ग्रेव्स डिसीज़, पर्नीशियस एनीमिया, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ये बताया गया टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड क्या चीज़ होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि सर्कुलेट करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, किडनी में, ब्लड वेसल्स में, स्किन में, जॉइंट्स में। कॉमन टाइप के उसके डिजीज़ होते हैं, एसिडी हो गया है, ठीक है, पेरी आर्थराइटिस नोडूसा हो जाता है। थोड़ा सा ये मैं आपको डिजीज़ के बारे में भी बताती जाऊँगी, आपको सिर्फ नेम्स पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर दूँ। टाइप 1 क्या होती है, आप उसको क्या कह रहे होते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कह रहे होते हैं। टाइप 2 क्या होती है, उसको आप क्या कह रहे होते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कह रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी में क्रिएट होती है। दूसरा, कौन कौन से सेल्स हैं, सेल्स के नाम है, कौन कौन से डिजीज़ हैं जिसके अंदर ये क्रिएट होती है, और इसके अंदर बनता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और वो कहाँ जाके आपका जो है वो स्टॉक हो जाता है, आपका जो है किडनी वगैरह में, इन सारी जगहों पे जाता है, और उसके बाद किसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, ये सारे डिजीज़ जो आपको दी हुई है। ये एक दिया हुआ है ट्यूबरकुलर स्किन रिएक्शन दिखाया हुआ है, छोटा सा जो है स्किन रिएक्शन हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, किसी कीड़े ने काट लिया, किसी चीज़ ने काट लिया।
समरी क्या है, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट फिर कहाँ पे जाके एक्ट कर रही होती है, अगेंस्ट द सेल सरफेसेस के, और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी अगर हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, आपको टीबी हो जाता है। ठीक है, और स्किन टेस्ट वगैरह, आपको टीबी के और स्किन टेस्ट आपको करवाने पड़ते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है, जब आप रीनल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा रहे हो और उसमें रिजेक्शन हो जाए। दूसरी चीज़ है कि रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को रीनल ट्रांसप्लांट होनी है तो वो किडनी मैचिंग डोनर ढूंढ रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि हम आपकी मैचिंग के जो सेल है उसको मैच करेंगे, कि आप उससे मैच कर रहे हो डोनर, ठीक है ना, वो मैच कर रहा है क्लाइंट से या नहीं कर रहा। उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देख रहे होते हैं, उसके अंदर हम सारा देख रहे होते हैं कि वो ऑब्वियसली इट विल वर्क एज एन फॉरेन बॉडी, तो क्या हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर किसी चीज़ से ये आ जाए, आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, फॉर एग्जांपल कहते हैं आपके बड़े भाई की जो किडनी का जो सैम्पल्स हैं, ये जो टेस्टिंग है वो आपसे बिल्कुल मैच नहीं होता, और वो क्या कहलाता है, आपका रिजेक्शन कहला जाता है। या आपने पुट कर दी किडनी जो है ना, और उसके बाद बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो उसके रीज़न क्या होता है, हाइपर एक्यूट, मतलब ये सारा जो है रिएक्शन हो जाता है वेस्कुलर एंडोथेलियम के ऊपर, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है। और एक्यूट कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वेस्कुलाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स हो जाती है। और क्रॉनिक के अंदर क्या हो जाता है, स्लो वेस्कुलर फाइब्रोसिस हो जाती है। एक्यूट सेलुलर और एक्यूट ह्यूमरल हाइपर, ये एग्जाम्पल। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, क्या होता है, क्या करना होता है, कौन कौन सी टाइप्स होती है। फेलियर ऑफ सेल्फ रिकग्निशन, अपनी ही बॉडी के सेल्स को पहचानने से इनकार करते हैं और अपनी ही बॉडी के सेल्स को खाना शुरू कर दें, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस क्या होती है, या तो सेंट्रल होती है, पैरिफेरल होती है। डेथ ऑफ द सेल्फ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि होते हैं अगर उनको ही खाना शुरू करते हैं, उन्हीं को इग्नोर करना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी के सेल्स को वो एज अ फॉरनर समझना शुरू कर देती है। और पैरिफेरल क्या होता है, एनर्जी सप्रेशन ऑफ द टी सेल्स हो जाती है, डिलीशन ऑफ एपोप्टोसिस। आपने देखा होगा कैंसर्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि उन सब में क्या हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। और अक्सर आपने सुना होगा कोविड-19 उन लोगों पर भी एक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एसएलई, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करना चाहूँगी। इसके अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस है आपके पास, और सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, पेरिऑर्थराइटिस नोड्यूसा है। क्लासिफिकेशन टू इम्यून डिजीज़, लोकली आप किस चीज़ की बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, क्या चीज़ हो जाती है, क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट आपके पास लेके आ रहा होता है, क्या डायग्नोस्टिक लैब फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं जिसके बेस पे आप कह रहे होते हैं कि यार इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया बट लोकली हुआ है। सो दीज ऑल आर द फीचर्स। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लिस्ट है। हम जो सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे एसएलई क्या होता है। ठीक है, फिर बताया है मैंने आपको इसकी फुल क्या इसमें होता है। एंटीबॉडीज़ होती है एपीएस डायरेक्टेड अगेंस्ट द पेशेंट्स ऑन डीएनए, पेशेंट का जो डीएनए होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है और उसको ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ये इतनी गंदी डिजीज़ है कि जो कि आपके जॉइंट्स, किडनी, वेसल्स, हार्ट, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट करती है। सबसे पहले पेशेंट आपके पास जब आता है, जब वो ऐसे लिए रिपोर्ट करता है तो उसको सिर्फ माउथ अल्सर्स होते हैं। ठीक है, ओरल, इसके अलावा फेस पे बटरफ्लाई रैशेज़ होते हैं। ठीक है, उसके बेस पे इसका फर्स्ट डायग्नोस्टिक फीचर यही है जिसकी बेस पे आप डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट को एसएलई हो गया। उसके बाद उसके टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर एचपी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनता। ऐसे पेशेंट आपको लो एचपी के हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं, लाइक 6 to 7। दूसरा, ऐसे पेशेंट आपके पास में भी कंप्लेन लेके आए कि हमें हड्डियों में बहुत शदीद दर्द रहता है, ये आरे उन्हें यंग एज के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक उसका फ़ीचर है कि एसएलई की वजह से ये सारे के सारे फीचर्स शुरू हो गए। दूसरा क्या हो जाता है, ब्लड लॉस होना भी शुरू हो जाता है और हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। इसका मेन कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। पैथोजेनेसिस कौन कौन सी होती है, डिपोजिशन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इम्यून सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आपके स्किन, जॉइंट, किडनी, वेसल्स, हार्ट, सीएनएस सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं।
मॉर्फोलॉजी मैंने आपको कहा किस तरह से इसको पहचान सकते हो, बटरफ्लाई रैश बन जाते हैं आपके मुंह के ऊपर दोनों साइड पे, डायकॉइड्स समटाइम और समटाइम्स सिंगल एक साइड पे, स्किन डिपॉजिट, रीनल वेस्कुलर डिजीज़ भी हो जाते हैं। ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया, बटरफ्लाई टाइप की रैशेस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह के रैशेस बन रहे होते हैं, जैसे कि मुंह का कोई अल्सर हो गया। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है, ये इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है कि एसिली स्किन किस तरीके से हो जाती है। देख रहे हैं हम, नॉर्मल स्किन है और एसिली स्किन बिल्कुल ही डैमेज हो गई है। ऊपर एसिली ग्लोमेरुलस है, अब आप देख रहे हैं नीचे कितना ज़्यादा हो गया है। ये वेसल्स वगैरह आपकी रप्चर होना शुरू हो जाती है। क्लिनिकली कहा जाता है कि आर्थराइटिस 90% लोगों को हो जाता है। स्किन रिलेटेड जो सिम्टम्स है पेशेंट जो आपके पास आते हैं वो 85% है। सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, हेमेटोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल जो है ना वो लो हो जाता है, प्लेटलेट्स आपके बैलेंस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। फीवर के साथ कितने बंदे आते हैं, ये पूरी एक प्रिवेलेंस एक स्टडी लिखी हुई है कि कितने % कितनी कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं। इसके अलावा रीनल पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी डिजीज़ लिखी हुई। इट्स अ मल्टी डिसऑर्डर जो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। और इसके कुछ टेस्टिंग होते हैं, मैं आपको वैसे ही बता दूं, NT-TS DNA होता है, इसमें ESR भी आप चेक कर रहे होते हो। बार बार पेशेंट की आपने क्या करवानी होती है, लैब्स करवानी होती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देख रहे होते हैं, एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें आप HCQ दे रहे होते हैं, एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट इसका चल रहा होता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है। इसके अलावा इसमें डेल्टा कॉटन वगैरह चल रही होती है, स्टेरॉइड्स हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म दे रहे होते हैं। जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें क्या दे रहे होते हैं, आर्थराइटिस की मेडिसिन दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम पेन किलर्स दे रहे होते हैं। और कौन कौन से डिजीज़ हैं, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हैं आपके, ये सारे के सारे आपके डिजीज़ हैं। आरे आप लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में कि आरे क्या होता है, क्या वजह होती है, किस वजह से होता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी क्या है, आरे डेवलप हो सकता है। ये आरे की प्रेजेंटिंग फीचर्स है, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। आपके जो साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, नॉर्मल बाई लेयर्ड साइनोवियल होती है, ये नीचे वाली पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। और ऊपर किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो गई और इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो गई, किस तरह से शॉर्ट जॉइंट से लॉन्ग जॉइंट के ऊपर जाके एक्टिवेट करता है। इसके अलावा आपका सॉजोग्रीन सिंड्रोम है, ये आप स्वेलिंग देख रहे हैं नेक की। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, PSS स्क्लेरोडर्मा, जिसके अंदर आपकी क्या होती है, इस तरह की डिजीज़ होती है कि स्किन आपकी वाइटनेस होना शुरू हो जाती है और उसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल वीक हो जाती है और बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे स्किन आपकी झड़ रही है, टिपिकली लाइक सोरियोसिस की तरह। स्क्लेरोडर्मा में आप स्किन देख रहे हैं, सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस होता है। मोर ऑटोइम्यून डिजीज़ेस होते हैं, हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी लिम्फोमा भी हमारा रहता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। तो ये लिस्ट आपको जो है ना वो याद होनी चाहिए बिल्कुल ऑन योर फिंगर टिप्स कि लोकली कौन सी होती है। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये डिजीज़ेज़ हैं और ये किस वजह से होती हैं, ये लिखा हुआ है। हैशमेटोथायरॉइडाइटिस, ये एंटी थायरोग्लोबिन की वजह से हो जाती हैं, एंटी माइक्रोसोम की वजह से। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंटी MVP इसके अंदर इफेक्ट होता है। अच्छा, गुड पास्टर सिंड्रोम में एंटी GBM ABS बन रहा होता है। ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस वजह से हो रहा होता है, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स बन रहे होते हैं, एंटीपैराइटल सेल्स ABS वगैरह। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मोलाइटिस, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हम हमेशा से सुनते हैं टाइप 1 टाइप 2, लेकिन एक और टाइप जो है ना वो डायबिटीज़ की जो है वो डायग्नोसिस को कहते हैं। अब इंसुलिन लाटा 1.5 डायबिटीज़, वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। मैस्टीनिया ग्रेविस हो जाता है, NTM इंजेक्शन हो जाता है, ग्रेविस डिजीज़ हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ पैथोलॉजी। आप लोगों ने जो चीज़ें याद रखनी है सिंपल, मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर दूँ। आप लोगों को ये चार्ट्स याद होने चाहिए जो आपके मतलब की चीज़ें, कौन कौन से ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, किस वजह से होते हैं, कि इतना डिटेल में आपने नहीं जाना। आपको उनके नाम पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एसिली के बारे में बहुत अच्छा सा पता होना चाहिए कि एसिली होती क्या है, एसिली की डेफिनेशन क्या हो गई, उसके फीचर्स क्या हो गए, उसकी कौन कौन से पैथोजेनेसिस होती है, किस तरह से स्किन लिखती है और क्लिनिकल एक्सप्रेशन किस तरह से होती है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून
डिजीज़ लोकली उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, सिस्टमेटिक कौन से होते हैं, सेंट्रल पेरिफेरल कौन से होते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की क्या वजूहत होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 और 4 कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे जाके ये जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कहाँ पे जाके जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टाइप 2 डिजीज़, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू क्लास।